ये चैप्टर 3 है दोस्तों, पॉलिटी की क्लास 6 एनसीईआरटी की किताब का। इसको हम लोग देखते हैं, जल्दी से कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 7 की पॉलिटी मैं पूरी बना चुका हूं, क्लास 6 की पॉलिटी भी मैं पूरी बना चुका हूं। सबकी अलग प्लेलिस्ट है, आप मेरे अर्षित द्विवेदी के नाम के चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्टें मिल जाएंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं और आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कैसे आपको वीडियोस देखना, तो आप सीधे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां जाके आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इस चैप्टर का जो टाइटल है गवर्नमेंट, ऑब्वियस बात है, जब गवर्नमेंट टाइटल है तो कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड बातें यहां पे होंगी। यहां देखिए, आर के लक्ष्मण जी का एक कोट है। क्या है इस कोट में? क्या कार्टूनिस्ट बिजनेस इन अ डेमोक्रेसी is to exercise his right to criticize, ridicule, found fault with political readers through cartoons। ये तो फ्रेंड्स देखिए बहुत कॉमन फिनोमेना है। अगर आपने थोड़ा बहुत हिंदू पढ़ा है या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा है, उसके एडिटोरियल्स में कभी कभी कुछ ऐसे कार्टून मिल जाते हैं जो कि एक कह सकते हैं कि ह्यूमरस वे में हमारे पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज करते हैं। एक तरीका है हमारे पॉलिटिशियंस के, कहते हैं ना कि उनके एक्शंस को क्रिटिसाइज करने का, एक ह्यूमरस वे में, हंसी वाले वे में। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एक फोटो दिख रही है। अब इस फोटो में दिख रहा है कि भैया पानी भरने के लिए बहुत सारे बर्तन, घड़े, बाल्टियां लाइन से लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है? ये इतनी लंबी लाइन बर्तनों की क्या दिखा रही है कि भैया एक जगह के लोगों को बहुत दूर जाके पानी मिलता है। तो एक पॉलिटिशियन यहां पे खड़े होकर क्या बोल रहा है? नॉट बैड, वन ऑफ द टैप्स इन नियर बाई विलेजेस मस्ट बी गेटिंग वाटर। यानी कि कोई बुरी बात नहीं है, इस विलेज के पास कोई दूर में कोई विलेज होगा, वहां पे तो पानी आ ही रहा होगा। यानी कि इस पॉलिटिशियन का यह कहना है कि भले ही जो विलेज है उसमें पानी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आसपास के किसी गांव में तो पानी आ ही रहा होगा, इनको कैसे ना कैसे करके पानी तो मिल ही जाता है। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिडिक्यूलिंग हिम। फिर यहां पे इसमें आपको दिख रहा है कि एक नेता को गार्लैंड पहनाया, फूल माला पहनाया, उसके चक्कर में वो गिर गए। तो आपने लगा बताइए, देखिए क्या लिख रहा है? आई टोल्ड हिम टू मेक द गार्लैंड स्मॉलर, ही इज अ फ्रेल ओल्ड मैन एंड वुडंट बी एबल टू स्टैंड द वेट ऑफ सच अ ह्यूज गार्लैंड। यानी कि ये बहुत ही बूढ़े आदमी हैं, थोड़े कमजोर हैं, इनके लिए छोटा गार्लैंड बनाने को कहा गया है। तो इतना बड़ा गार्लैंड पहना दिया इनके बर्थडे पे, इनको ये गिर गए हैं। थोड़ा छोटा बनाते, इतने बड़े गार्लैंड का वजन ये कैसे झेलेंगे? कहने का मतलब है कि जब ये गार्लैंड का वजन नहीं झेल सकते, तो इतना तगड़ा जो प्रेशर है लोगों का इनके कंधों पे, लोगों के लिए काम करने का, उसको ये कैसे झेलेंगे? तो इस तरीके से कभी कभी पॉलिटिशियंस को, जो हमारे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स होते हैं या मैगजीन्स होती हैं, वहां पे कार्टून्स कुछ इस तरीके से फिगर बना के इनको रिडिक्यूल करते हैं ह्यूमरस मैनर में। ठीक है, ताकि लोगों की जागरूकता बढ़े दुनिया में क्या हो रहा है। कभी कभी ये कार्टून्स आप कह सकते हो न्यूट्रल होते हैं, कभी कभी ये कार्टून्स बायस्ड होते हैं, वो तो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। अब शुरू करते हैं चैप्टर 3, व्हाट इज गवर्नमेंट। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ, यू मस्ट हैव वर्ड गवर्नमेंट मेंशन्ड सेवरल टाइम्स इन दिस चैप्टर, यू विल लर्न अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट इज, एन इंपॉर्टेंट रोल इट प्लेज इन अवर लाइव्स, व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू, हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। बहुत ही बेसिक है। गवर्नमेंट नाम के शब्द का इस्तेमाल कई बार हुआ है, वैसे तो मैंने इसका मतलब आपको बताया है। यहां पे आपको यह समझ में आएगा कि गवर्नमेंट होती क्या है और ये गवर्नमेंट हमारी लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करती है, ये गवर्नमेंट एक्चुअली में करती क्या है, और ये कैसे इस बात को डिसाइड करती है कि क्या करना है। अलग अलग तरीके की जो गवर्नमेंट से पूरी दुनिया में, जैसे कुछ जगहों पे तानाशाही है, मोनार्की है, वो क्या चीज है, डेमोक्रेसी है जहां लोग इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, वो क्या चीज है, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। कुछ हेडलाइंस दे रखी है यहाँ पे, नीचे एक चीज देख लेते हैं कि लुक एट द न्यूज़पेपर हेडलाइंस अबव and list the different kinds of activities that the government is reported to be doing in this newspapers headlines। तो इन हेडलाइन से ये आइडिया लग रहा है हल्का फुल्का कि गवर्नमेंट करता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। तो जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम गवर्नमेंट करती है। कैसे करती है? तो भाई गवर्नमेंट लेबर लॉज बनाती है। अभी ये लेबर लॉज न्यूज में भी थे, क्योंकि बहुत सारे लेबर लॉज को डिफाई किया था यूपी गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें गवर्नमेंट करती है। तो लोगों कि जो आप कह सकते हो कि अच्छा देखिए, एक चीज होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, एक चीज होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स क्या होते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स वो होते हैं फ्रेंड्स जो किसी एक फर्म में, चाहे वो प्राइवेट फर्म हो चाहे वो गवर्नमेंट फर्म हो, उसमें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में हो, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आप मान लीजिए कि एक पीएसयू है, कोई भी, मैं किसी पीएसयू का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस पीएसयू में बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं वो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं, और बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं ना वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज होते हैं। इन परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज में क्या फर्क होता है? कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज को किसी भी वक्त निकाला जा सकता है उनकी जॉब से विदाउट एनी प्रायर नोटिफिकेशन।
परमानेंट को निकालने के लिए प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा, प्रॉपर कमिटी बनानी पड़ेगी, एक रिटन प्रोसीजर के हिसाब से उनको निकालना पड़ेगा। तो ये होता है आपका, आप कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट और परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में लोग आते हैं ना, ये एक्चुअली में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, क्योंकि इनके पास अपनी लाइवलीहुड को बचाने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। अगर इनको निकाल दिया गया तो ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। उसी तरीके से जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो रेडी वाड़े होते हैं, कभी आपने देखा होगा अपनी लोकेलिटी में कोई इडली डोसा बेच रहा है अपने सर पे एक बर्तन रख के, कोई सब्जियां बेच रहा है, जो आप कहते हैं ना स्ट्रीट पे जो ये लोग स्ट्रीट वेंडर्स आते हैं, ठीक है। फिर जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं, तो ये सब आपके अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में आते हैं। फिर जो फैक्ट्रीज होती हैं, कारखाने होते हैं, उन कारखाने में बहुत सारे ऐसे लोग काम करते हैं और वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं। वहां पे कुछ लोग परमानेंट बेसिस पे भी काम करते हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी काम करते हैं। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, जिनको कभी भी निकाला जा सकता है, वो आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स की कैटेगरी में। तो इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट बहुत तरीके के लेबर लॉज बनाती है। ये लेबर लॉज स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो गवर्नमेंट ये काम करती है। फिर डिटेल प्लान टू टैकल फ्लड सून, तो भैया बाढ़ आने वाली, इसको रोकने का काम भी भैया गवर्नमेंट का है। फिर फिक्सिंग प्राइस ऑफ ओनियंस, तो यानी कि ओनियंस या फिर जो दूसरी चीजें जो मार्केट में बिक रही हैं, उनके प्राइस को कंट्रोल करना। एक कमीशन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। ये क्या करते हैं कि भाई ये रेकमेंड करता है कि अलग अलग चीजों की क्या वैल्यू होगी मार्केट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम सपोर्ट प्राइस का आपने कंसेप्ट सुना होगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आप कह सकते हैं कि रिकमेंड करेगा ये सीएसीपी, और फिर कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उस पर एक डिसीजन लेगी। तो जो एसेंशियल चीजें, आप जैसे ओनियंस को, टमाटर को, जो सब्जियां होंगी, एक्चुअली में एक तरीके की एसेंशियल चीजें उनको लोग रोज खाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, इन तरीकों की चीजों की शॉर्टेज ना पड़े मार्केट में, इनके दाम एक लिमिट से ज्यादा ना आए, तो इसमें भी आपका गवर्नमेंट काम करती है। फिर गवर्नमेंट देखिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या है, 5 मोर जजेस। एक सुप्रीम कोर्ट में जजेस बढ़ाने की ताकत किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ओके, तो पार्लियामेंट अगर एक मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है। पिछले कई सालों में इंडिपेंडेंस से लेके अब तक जजेस को बहुत बार बढ़ाया गया। आप मेरी लक्ष्मीकांत पॉलिटी किताब देखिए, वहां पे पॉलिटी के बारे में आपको सब कुछ पता चलेगा। तो इसकी पावर भी गवर्नमेंट के पास है। तो जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की पावर किसके पास आ गई? गवर्नमेंट के पास आ गई। फिर कोल और पावर सेक्टर को गवर्नमेंट रिवैम्प कर रही है। 15,000 विलेजेस को डिक्लेयर कर दिया है स्कार्सिटी हिट, तो इन 15,000 विलेजेस को अब गवर्नमेंट मदद करेगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी अलग अलग एक्टिविटीज में गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि हमारे सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी, इनफैक्ट जुडिशरी तक में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। कैसे? कि भैया अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बढ़ाना है तो गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और उनके प्रेजेंट जजेस ये नहीं बोल सकते कि हम जजेस को बढ़ा रहे हैं। पार्लियामेंट हैज द पावर टू इंक्रीज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। समझ गए? तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कितनी जगह पे एक्टिव है। तो हर देश को एक सरकार की जरूरत होती है जो उसके बिहाफ पे डिसीजंस ले और काम को करे। अब ये डिसीजंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि स्कूल बनाने हैं, रोड्स बनानी है, कैसे प्याज के दाम को कम करना है ताकि वो ज्यादा महंगे ना हो जाए, ताकि नॉर्मल आदमी भी उसे अफोर्ड कर सके। भैया आदमी को खाना है ना। फिर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो तो इलेक्ट्रिसिटी के दामों को भी कंट्रोल करना। अब इलेक्ट्रिसिटी के दामों को कंट्रोल करने के लिए कोल के दाम, फिर पावर मैन्युफैक्चरर्स किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को बना रहे हैं, फिर न्यूक्लियर पावर में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, सोलर पावर में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करने के लिए। बहुत सारे सोशल इश्यूज पे भी गवर्नमेंट को डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे कि अगर गरीबों की मदद करनी है तो आपका गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे कि मनरेगा सुना होगा आपने, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो भैया की गांव के इलाकों में या जहां पे भी सबर्बन एरियाज है, वहां पे गरीब लोगों को कुछ दिन एक साल में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। इतने दिन तो उनको काम मिलेगा मिलेगा और उसके पैसे मिलेंगे। तो भाई गरीबों की मदद करने के लिए भी आपकी गवर्नमेंट काम करती है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स के थ्रू लो इनकम ग्रुप वालों को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वालों को भाई राशन प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ हद तक ये कह सकते हो कि आप डिस्काउंटेड रेट पे। तो इस तरीके के बहुत से प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चलाती है। फिर रेलवे सर्विसेज गवर्नमेंट चलाती है, पोस्टल सर्विसेज गवर्नमेंट चलाती है। ऑब्वियसली बात है, जो एयरलाइन सर्विसेज है उनको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए इसमें एक्टिव है, ताकि जो एयरलाइंस हैं वो प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करें, कुछ गलत चीजें ना करें, टिकटों के दाम को एक लिमिट से ज्यादा ना बढ़ाएं। तो हर लेवल पे भाई गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट है। फिर गवर्नमेंट का एक काम और है कि भाई जो हमारे देश की सीमा रेखा है उसको बचाना है। तो भैया कुछ साल पहले डोकलाम स्टैंड ऑफ हो गया था,
चाइना और इंडिया की फोर्सेस सामने आके खड़ी हो गई थी। अभी कुछ दिन पहले ही इंडियन सोल्जर्स ने चाइनीज सोल्जर्स को मार मूर के भगाया बाउंड्री से अपनी। तो ये गवर्नमेंट का जॉब है कि भैया बाउंड्रीज पे प्रॉपर आर्मी तैनात रहे, उन आर्मीज के पास रिसोर्सेज प्रेजेंट रहे, ताकि कोई बॉर्डर डिस्प्यूट ना हो, हमारे देश की जो सरहद है वो भाई प्रोटेक्टेड रहे, दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे रहे। हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे नागरिकों के पास खाने के लिए ठीक ठाक चीजें हों, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज हो, ताकि अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपना इलाज करा सकें। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, सुनामी या अर्थक्वेक, तो पहले ही उसको प्रेडिक्ट करने के मैकेनिज्म हो, और अगर मान लीजिए कोई चीज आ रही है तो डिजास्टर रिलीफ के प्रॉपर पुख्ता आप कह सकते हो कि इंतजाम किए जाएं। तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड बनाया गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई, एनडीएमए, और ये सारी अथॉरिटीज आपकी स्टेट लेवल पे बनाई गई, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, ताकि अगर कहीं पे डिजास्टर आता है तो उससे टैकल करने के लिए वहां पे फंड्स रहे, वहां पे एक फोर्स रहे जो तुरंत लोगों को मदद प्रोवाइड करे, एड प्रोवाइड करे, असिस्टेंस प्रोवाइड करे। फिर अगर किसी ने कहीं पे क्राइम किया है, कह सकते हैं ना कि कोई विकृत मानसिकता का इंसान है जो कहीं पे क्राइम कर रहा है, तो उसको रोकना जरूरी है सोसाइटी के ओवरऑल गुड के लिए, क्योंकि अगर उस इंसान को आपने खुला छोड़ दिया तो वो और लोगों के खिलाफ क्राइम करके उनको परेशान कर सकता है। तो यहां पे भी गवर्नमेंट एक रोल प्ले करती है। फिर कोर्ट्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यहां समझिए, अब आपको गवर्नमेंट का पूरा एस्पेक्ट समझ में आएगा। अभी तक अगर आप गवर्नमेंट को लेजिस्लेचर समझ रहे थे या फिर आप गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव समझ रहे थे, तो आप गलत समझ रहे थे। देखिए, कोर्ट्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। अब आप बोलोगे कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव क्या होता है, तो देखिए भैया, तीन तरीके के मैकेनिज्म है हमारे देश को चलाने के लिए। एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है जुडिशरी। ये तीनों की ताकत बराबर है। क्या होता है इनमें? देखिए, जब आपने लोग सेंट्रल पे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, स्टेट पे बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, और सेंट्रल से आप स्टेट को कनेक्ट कर सकते हो। सेंट्रल लेवल पे क्या होता है कि भाई जनरल इलेक्शंस हुए, लोकसभा के चुनाव पड़े, लोकसभा में लोग सिलेक्ट होके आ गए, ठीक है, तो वो लोकसभा के लोग क्या बनाएंगे? लेजिस्लेचर बनाएंगे। लोकसभा के साथ भाई राज्यसभा भी है, तो राज्यसभा के मेंबर्स को कौन चुनेगा? तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, जो विधानसभा है, विधानसभा के लोग इन राज्यसभा के मेंबर्स को चुनेंगे, जितनी जितनी हर स्टेट से राज्यसभा को सीट एलोकेटेड है। तो ये राज्यसभा और लोकसभा मिलकर क्या बनाएंगी? लेजिस्लेचर बनाएंगी। अब इस राज्यसभा और लोकसभा से कुछ मिनिस्टर्स को चुना जाएगा, जिनको आप बोलोगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फिर आपके कह सकते हो कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो बन जाएंगे एग्जीक्यूटिव। हालांकि एग्जीक्यूटिव में और लोग भी आते हैं जो मैं आपको बता चुका हूं, प्रेसिडेंट भी आते हैं, आपका अटॉर्नी जनरल भी आता है। कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव में आता है? सवाल है। तो ये एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे कि भाई लेजिस्लेचर में जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी, वो मेजॉरिटी पार्टी अपने हिसाब से एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करेगा, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, और ये मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सरकार को चलाएंगे, तो इनको बोला जाएगा एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी है सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अगर किसी की फंडामेंटल राइट्स वॉलेट कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज को देखेगा। अगर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव अपनी हद को पार कर रहे हैं, कोई एक ऐसा लॉ बना रहे हैं जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएगा, तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों मिलकर पूरी देश को चला रहे हैं। तो आप बोलोगे कि भाई जुडिशरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट यस, कोर्ट्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारी जुडिशरी है ना, वो भी हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा है, क्योंकि वो भी जस्टिस पहुंचा रही है लोगों तक, लोगों के साथ सही हो, और लोगों के साथ सही होने में जुडिशरी का, कोर्ट्स का भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए कोर्ट्स को भी आप कह सकते हो कि दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट की कोई भी ब्रांच गवर्नमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब आप मान लीजिए कि एक बैंक है, फॉर एग्जाम्पल पंजाब नेशनल बैंक। अब पंजाब नेशनल बैंक में मेजर जो आप कह सकते हो शेयर होल्डर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है, तो ये एक सरकारी बैंक हो गई। तो पंजाब नेशनल बैंक इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट। आप समझ गए ना, क्योंकि वो स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें स्टेट का मेजॉरिटी कंट्रोल है। वहीं पे अगर कोई कंपनी, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज होगी, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक प्राइवेट इंडस्ट्री है, उसके ऊपर भाई कुछ इंडिविजुअल्स का बड़ा शेयर होल्डर है, सरकार की उसमें शेयर होल्डरशिप बड़ी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है रिलायंस गवर्नमेंट नहीं है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट यहां पे क्या है? जो जो चीजें भी लोगों तक इंसाफ को पहुंचा रही हैं, लोगों के लिए काम कर रही हैं, वो आपकी गवर्नमेंट का हिस्सा हो जाएंगी, स्टेट का हिस्सा हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि भैया इतनी बड़ी है अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारी स्टेट, तो वो ये सब मैनेज कैसे कर रही है? और अगर गवर्नमेंट काम करना बंद कर दे तो क्या सब कुछ सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। देखिए दोस्तों, फ्रेंड्स, अगर कहीं पे भी एक सेटल्ड सिविलाइजेशन हुई है, तो उस सेटल्ड सिविलाइजेशन के कुछ रूलर्स भी हुए हैं।
क्योंकि अगर सेटल सिविलाइजेशन के रूलर्स नहीं होंगे, कुछ लोग उसको लीड करने के लिए नहीं होंगे, तो फिर वो एनार्की बन जाएगी, हर कोई अपने हिसाब से कुछ भी कर रहा होगा। इसलिए कुछ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है, एक हायरार्की बनाने की जरूरत है, जिसमें कुछ लोग लीड करेंगे। वो जो लीडर्स हैं वो नीचे के लोग ही चुनेंगे, और वो लीडर्स उन लोगों के बिहाफ पे रूल करेंगे। कुछ नियम होंगे जो सब पे एप्लीकेबल होंगे, इंक्लूडिंग दोज लीडर्स एंड पीपल। देखिए, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ एग्जांपल्स देखें हमारे गवर्नमेंट के, तो भैया सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट का पार्ट है, भारत पेट्रोलियम जो कि मेजॉरिटी स्टेक होल्डर भारत पेट्रोलियम में गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट का पार्ट है। इंडियन रेलवेज भी ऑब्वियसली बात है, मेजॉरिटी स्टेक होल्डरशिप गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट का पार्ट है। अब तो भाई रेलवे बोर्ड बन गया है। तो अब यहां पे बहुत आसानी से बता सकते हो, कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स दैट गवर्नमेंट डज व्हिच हैव नॉट बीन मेंशन्ड। भैया बहुत आसान है भाई, पुलिस सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। म्यूनिसिपैलिटी से जो पानी आ रहा है आपके घरों में, वो कहां से आ रहा है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। बतेरी चीजें हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं। फिर देश को चलाने के लिए कुछ नियम बनाने की जरूरत है, और वो नियम ऐसे होने चाहिए जो सब पे एप्लीकेबल हो, सब लोग इनको फॉलो करें। फिर हमारे देश में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज पे कंट्रोल जरूरी है, उन रिसोर्सेज को सही जगह पे इस्तेमाल करना जरूरी है। तो ये बात डिसाइड करना कि रिसोर्सेज कहां पे कैसे एलोकेट करने हैं, वो भाई आपका गवर्नमेंट का काम है। तो अभी एक प्रोग्राम आया था हेल्प, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग प्रोग्राम, ठीक है। इस हेल्प किस कौन लेके आया था? ऑब्वियसली बात है, इसने गवर्नमेंट को रिलीज किया था, गवर्नमेंट ने इसको रिलीज किया था। फिर हमारे देश की टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना, अपनी सोवरेनिटी को मेंटेन रखना। सोवरेनिटी मतलब हमारे देश के लोग ही डिसाइड करेंगे कि देश के अंदर क्या होगा, कोई बाहर की पावर हमको नहीं बताएगी कि हमारे देश के अंदर क्या होगा। इसको बोला जाता है सोवरेनिटी। तो इस सोवरेनिटी को मेंटेन करना ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट को चुनता कौन है इंडिया में? तो लोग चुनते हैं। तो गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो लोगों के बिहाफ पे लीड करेंगे। ओके, लोगों के हिसाब पे डिसीजंस लिए जाएंगे और लोगों के बिहाफ पे ही उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। लोगों के पास ताकत क्या है कि 5 साल के बाद इलेक्शन आएंगे और लोग वोट देके इस सरकार को, इस लीडरशिप को उखाड़ के बाहर फेंक सकते हैं, अगर इस लीडरशिप ने लोगों के हिसाब से काम नहीं किया तो। अब हम बात करेंगे यहां लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट भाई बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर क्या गवर्नमेंट एक है? गवर्नमेंट बहुत अलग अलग लेवल पे काम करती है। जैसे कि गवर्नमेंट लोकल लेवल पे काम करेगी। लोकल लेवल पे काम करने की मतलब है भाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज। तो पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है आपकी ब्रियान मुंबई की, लखनऊ की है। फिर पंचायती राज, आप गांव में चले जाइए तो हर गांव की या कुछ गांव की मिला के एक पंचायत होगी, वो पंचायत वहां पे कुछ काम करेगी। तो ये लोकल लेवल का आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट है। केरला की जो लोकल गवर्नमेंट्स है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो केरला में लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वहां पे जो उनकी लोकल गवर्नमेंट है उनको अच्छा खासा बजटरी वो दिया गया है, इंडिपेंडेंस दी गई है, उनको ठीक ठाक पैसे दिए जाते हैं ताकि वो खुद लोकल लेवल पे जो उनके लिए सही है इस बात का डिसीजन ले सके। स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है, तो भैया राज्य सरकार होती है। राज्य सरकार में जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो विधानसभा होती है, उस विधानसभा में वोटिंग पड़ती है। वो स्टेट के लोग, जो स्टेट के वोटर सारे जाएंगे, उनमें जाके वोट करेंगे, जो जीतेगा भाई वो सरकार बनाएगा। जैसे कि यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। हालांकि यूपी दिल्ली सेम नहीं है, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, यूपी एक प्रॉपर स्टेट है। कुछ कुछ स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, जिसको आप विधान परिषद बोलते हो। तो विधान परिषद आपकी डायरेक्ट नहीं इलेक्ट की जाती है, बहुत सारे अलग अलग लेवल से जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की, उनकी वोटिंग होती है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसका टॉपिक नहीं है। और फिर नेशनल लेवल पे सरकार होती है, वो मैंने आपको बता दिया, लोकसभा, राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव, ये सब मैंने आपको बता दिया। ओके, तो आप समझ गए कि भाई स्टेट की सरकार कैसी होगी, सेंटर की सरकार कैसी होगी और लोकल की सरकार कैसी होगी। ओके, लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम इसी बुक में क्लास 6 किताब में थोड़ा आगे भी देखेंगे, और ये भी बात करेंगे कि भाई स्टेट पे गवर्नमेंट कैसे काम करती है और सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट कैसे काम करती है। देखिए, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। ओके, ये आपको नजर आ रहा है, आप पॉज करके इस पे देख सकते हैं। अच्छा, इंडिया के पॉलिटिकल मैप में आपको 2-3 चीजें जानना जरूरी है। 2 जून 2014 को 29th स्टेट बना था तेलंगाना, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हुई है। जम्मू एंड कश्मीर जो पहले की स्टेट हुआ करता था, ठीक है, 31 अक्टूबर 2009 को जम्मू एंड कश्मीर से उसका स्टेट का स्टेटस छीन लिया गया और जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तोड़ दिया गया। एक यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इसको मैंने पहले वीडियोस में बताया कि इस समय इंडिया में कितने स्टेट्स हैं
और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, आगे बात करते हैं लॉज एंड द गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट क्या करती है, देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए नियम कानून बनाएगी, और जो लोग यहां पे रह रहे हैं वो नियम कानून को फॉलो करेंगे। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि देश की जो सरकार है वो अपने हिसाब से नियम कानून बना सकती है, नहीं। देश की सरकार हमारे संविधान में जो लिखा हुआ उसके हिसाब से नियम कानून बनाएगी, और हम एज अ सिटीजन हमारे पास ये सहूलियत है कि मान लीजिए देश की सरकार के द्वारा बनाया हुआ कोई नियम कानून हमको समझ नहीं आ रहा है, हमको उससे प्रॉब्लम हो रही है, या कोई हमारी कह सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो हम कोर्ट के पास जा सकते हैं उस कानून के अगेंस्ट में। तो हम कोर्ट के पास जा सकते हैं उस कानून के अगेंस्ट में। फिर इसके आगे दोस्तों कि भाई अगर गवर्नमेंट के पास डिसीजंस को बनाने की ताकत, और एक बार अगर वो डिसीजंस इन्फोर्स हो गए तो उसको इन्फोर्स करने की ताकत भी डिसीजंस के पास है। अगर आप फिर उस चीज को वायलेट करोगे तो आपको उसका हर्जाना बढ़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल नियम कानून है कि भाई मोटर व्हीकल अगर कोई ड्राइव करता है तो उसके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, और अभी मोटर व्हीकल अमेंडमेंट जो बिल आया था उसके थ्रू अगर आप ट्रैफिक के नियम कानून को वायलेट करते हैं तो उसकी जो पेनाल्टीज थी वो भी बढ़ाई गई। अगर आप एक व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो उसके लिए आपको जेल भी किया जा सकता है, या फिर आपके ऊपर पैसे का फाइन लगाया जा सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सब ताकत कहां से आती है? ये सब ताकत इस चीज से आती है कि गवर्नमेंट के पास, हमारी सरकार के पास ताकत है नियमों को बनाने की। ओके, अब देखिए यहां पे डिस्कस करने के लिए पूछा, थिंक ऑफ एन एग्जांपल ऑफ अनदर लॉ, व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट दैट पीपल अबाइड बाय दिस लॉ। ये चीजें आपको देखिए खुद से देखनी है दोस्तों, अपने नॉलेज एडिशन के लिए। अगर आप क्लासरूम एजुकेशन से पढ़ रहे हैं, पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, अगर आप तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तो जो कुछ भी मैं बताता जा रहा हूं उसको सुनते जाइए। ओके, फिर आगे देखिए, इन एडिशन टू एनी एक्शंस that governments can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. If a person feels, for example, that they are not hired for a job because of their religion or caste, she may approach the court and claim law is not being followed. कहने मतलब ये है कि जैसे गवर्नमेंट के पास ये ताकत है दोस्तों कि भाई उसने कोई नियम कानून बनाया, और अगर आपने उस नियम कानून का पालन नहीं किया तो आपके खिलाफ भाई पेनल्टी लग सकती है। वहीं पे अगर किसी एक पर्सन को लगा है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नियम कानून बनाया है, या गवर्नमेंट ने ऐसा कोई स्टेप लिया है, या गवर्नमेंट की किसी भी ब्रांच ने जो कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है उसने ऐसा कोई स्टेप लिया है जिससे आपके राइट्स वायलेट हुए हो, आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो, और वो डिस्क्रिमिनेशन आपके धर्म के आधार पर हुआ हो, या फिर आपकी जाति के आधार पर दिया हो, या फिर आपके जेंडर के आधार पर हुआ हो, तो उस केस में आप कोर्ट के पास जा सकते हो, हमारी जुडिशरी के पास जा सकते हो, और जाके गवर्नमेंट के उस फैसले के अगेंस्ट में एक पिटीशन डाल सकते हो। ओके, और फिर कोर्ट उस चीज को सुनेगा, हियर करेगा, और अगर कोर्ट को लगेगा कि आपके साथ ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है, तो कोर्ट आपको न्याय देगा। तो यहां पे आप देख रहे हो कि जो गवर्नमेंट की ताकत है उसको चेक की तरह काम कर रही है, उसके अगेंस्ट चेक की तरह काम कर रही है गवर्नमेंट की दूसरी ब्रांच, यानी गवर्नमेंट की ही एक ब्रांच है जुडिशरी। और अगर कोई एग्जीक्यूटिव जो कि यहां पे नियम कानून को अप्लाई कर रहा है, अगर वो एग्जीक्यूटिव अपनी हदों को पार कर रहा है तो उसको हदों में रखने के लिए जुडिशरी काम करती है, जो कि गवर्नमेंट की खुद की एक ब्रांच है। तो गवर्नमेंट की ब्रांच एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट की ब्रांच जुडिशरी है, लेकिन ये डिफरेंट ब्रांचेस एक दूसरे के अगेंस्ट एक चेक की तरह काम करती हैं, ताकि कोई अपनी मर्जी से, अपनी तानाशाही के हिसाब से कुछ ना कर सके। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की। तो हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉ? ये इस सवाल का जवाब कि भैया गवर्नमेंट को ये ताकत कौन देता है कि वो सरकार डिसीजन बनाए और उसका लॉ इन्फोर्स करे? पहली बात तो ये डिपेंड करेगा कि उस देश में किस तरीके की सरकार है। तो हमारे देश में देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है दोस्तों, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे देश में कैसे आई? तो भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे श्री बी आर अम्बेडकर जी। बी आर अम्बेडकर जी का एक बहुत मेजर रोल रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि हमारी जो सरकार होगी वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा। लेकिन दुनिया में डेमोक्रेसी सिर्फ पार्लियामेंट्री नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है दुनिया में। फॉर एग्जांपल आप यूएसए में चले जाइए, तो यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी एक पर्सन के हाथ में बहुत ज्यादा ताकत है, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट। बट यूनाइटेड स्टेट्स के जो अलग अलग राज्य हैं, वो राज्य अपने आप में, अपने स्फीयर में नियम बनाने के लिए भी काफी हद तक इंडिपेंडेंट है, बशर्ते वो यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स से अलग नहीं हो सकते। लेकिन इंडिया में अगर आप देखोगे, जितना यूएसए के राज्य को सहूलियत मिली है इंडिपेंडेंट होने की, इंडिया में राज्यों को उतनी सहूलियत नहीं मिली है इंडिपेंडेंट होने की।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि इंडिया जो एक कंट्री में किस तरीके की गवर्नमेंट होगी, किस तरीके की डेमोक्रेसी होगी, वो डिपेंड करेगा उस कंट्री के हिसाब से। ठीक है, तो क्या होता है डेमोक्रेसी का बेसिक नियम क्या है? डेमोक्रेसी का बेसिक नियम यह है कि इलेक्शंस होंगे, उस इलेक्शंस में लोग वोट डालेंगे, वो वोट डाल के कुछ लोगों को चुनेंगे और फिर वो चुने हुए लोग सरकार को चलाएंगे। ठीक है, तो वो चुने हुए लोग आपके सरकार को चलाएंगे। फिर एक दूसरे तरीके की डेमोक्रेसी क्या होती है कि भैया एक होता है मोनार्की, सॉरी डेमोक्रेसी नहीं, दूसरे तरीके की सरकार, अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। मोनार्की में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अशोक का राज हुआ करता था, अकबर का राज हुआ करता था। तो क्या अशोक और अकबर को किसी जनता ने वोट डाल के चुना था? ऑब्वियसली नहीं। उन्होंने वॉर जीता और भाई राजा बन गए, महाराजा धीराज बन गए। अब अकबर और अशोक जो बोलेंगे वही होगा उनके राज्यों में। तो ये है मोनार्की। एक किंग के पास या एक क्वीन के पास पूरी ताकत आ गई है और फिर वो जो किंग बोल रहा है बस वही हो रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा। ओके, ये मोनार्च अपनी मन के हिसाब से एक छोटे ग्रुप ऑफ पीपल को अपॉइंट कर सकता है एज इज मिनिस्टर्स, वो मिनिस्टर्स जो कि इसकी डिसीजंस लेने में मदद करेंगे। ओके, अब डेमोक्रेसी में खास बात होती है कि आप जो भी डिसीजंस लेते हो उस डिसीजंस के लिए आप आंसरेबल होते हो अपनी जनता को, क्योंकि उसी जनता ने चुन के आपको गद्दी पे बैठाया है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बने हैं तो उनको उनकी जनता ने चुना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी आज प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं इंडिया के, तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी दी है लोकसभा में, तभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोदी जी। अगर मेजोरिटी नहीं होगी बीजेपी की तो भाई मोदी जी को रिजाइन करना पड़ेगा। समझ गया बात को? तो यहां पे डेमोक्रेसी में आप अपने कामों के लिए लोगों को होते हो रिस्पॉन्सिबल। लेकिन क्या अकबर अपने लोगों को रिस्पॉन्सिबल था? क्या अशोक जो करता था उसके लिए किसी को जवाबदेही थी उसकी? नहीं दोस्तों, वो मोनार्च थे, वो अपने मन के हिसाब से कुछ भी करते थे और उनको अपने लिए हुए एक्शंस के लिए किसी को भी किसी भी तरीके का जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्क होता है एक मोनार्की में और एक डेमोक्रेसी में। तो यहां पे आप क्वेश्चंस दे रखे हैं दोस्तों, डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन द डिसीजंस दैट अफेक्ट देम? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है भाई। लोग जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से चीजें चलनी चाहिए। और हमारे तो संविधान में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो भाई हमारे संविधान ने तो साथ साथ बोल दिया कि हमारे पास पूरी ताकत है। फिर आप किस तरीके की गवर्नमेंट को प्रेफर करेंगे जहां पे आप रहते हैं? तो भाई हम लोग इंडिया में रहते हैं और हमारे लिए तो मैं कहूंगा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो सिस्टम अभी चल रहा है वो बेस्ट है। फिर थर्ड क्या है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो इज करेक्ट? करेक्ट दोज स्टेटमेंट्स दैट यू नीड करेक्शन। तो भैया पहला स्टेटमेंट है इन अ मोनार्की द कंट्री सिटीजंस आर अलाउड टू इलेक्ट whomever they want। बिल्कुल गलत है भाई। मोनार्की में तो एक राजा होता है और वो अपने हिसाब से राज करता है। आपको अगर किसी को इलेक्ट करना है एज अ राजा तो आपको एक डेमोक्रेसी में रहना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। फिर बी, इन अ डेमोक्रेसी अ किंग हैज द एब्सोल्यूट पावर्स टू रूल द कंट्री। बी भी गलत है। डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव होगा लोगों का उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स नहीं होंगी, वो जो कुछ भी करेगा उसके लिए वो अपने लोगों को जवाबदेही होगी उसकी। और सी में क्या है, मोनार्की पीपल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजंस ऑफ मोनार्क टेक्स। ये भी गलत है। मोनार्की में जो राजा होता है उसके क्वेश्चंस को कोई उसके डिसीजंस को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। अगर अकबर के राज में किसी ने अकबर के अगेंस्ट आवाज उठा दी जाती तो उसका सर कलम कर दिया जाता होगा। समझ गए आप दोस्तों? अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की। देखिए इंडिया एक डेमोक्रेसी है और ये डेमोक्रेसी भैया हमको बहुत तगड़े स्ट्रगल के बाद मिली है। बहुत लड़ाइयां की, लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। अपने भगत सिंह जैसे लोग बिना डर के बिना किसी गम के फांसी चढ़ गए, तब जाके आज हमको ये आजादी मिली है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है इस आजादी के लिए। और हमारा जो देश है उसमें जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी की यही खास बात है कि भैया लोग अपना लीडर खुद चुनेंगे। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है रूल बाय द पीपल। The basic idea is that people rule themselves by participating in making of these rules। अब हम डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं ना तो फ्रेंड्स, तो एक दो डेमोक्रेसी, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है कि भैया लोग ही डायरेक्ट लॉज बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है। स्विट्जरलैंड में कभी कभी ऐसा होता है कि मास बेसिस पे फ्रेंड्स कभी कभी वोटिंग होती है किसी एक पर्टिकुलर बुल पे। तो स्विट्जरलैंड में कभी कभी आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि किसी एक पर्टिकुलर बर्निंग इश्यू पे लोगों से डायरेक्ट बोला जाता है कि आप वोट करके अपनी राय दीजिए। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। पर इंडिया में पॉसिबल नहीं है। इंडिया की आबादी भाई 130 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। आप किसी एक पर्टिकुलर इश्यू पे 130 करोड़ लोगों से लोन वोट कैसे करवाओगे? एक साला जनरल इलेक्शन के टाइम पे इतना बवाल हो जाता है।
इसलिए हमारा जो देश है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि हर 5 साल पे हम लोग वोट डाल के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पे नियम बनाएंगे, नियम कानून बनाएंगे, इस देश को चलाएंगे। तो वी आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, कुछ अगर आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल लेने हैं दोस्तों, तो आप स्विट्जरलैंड के एग्जाम्पल्स को देख सकते हो। यहां पे देखिए, रूरल एरिया में वोटिंग पड़ रही है। जब भी कोई वोट डालता है तो उसके फिंगर पे एक मार्क डाल दिया जाता है ताकि वो एक ही वोट डाले, एक से ज्यादा वोट ना डाल पाए। अच्छा, आज के दिन में डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है कि जितने भी एडल्ट्स हैं वो अपना वोट डाल सकते हैं और एक एडल्ट के वोट को एक ही माना जाएगा। मतलब हर एडल्ट के वोट की कीमत बराबर होगी। तो चाहे तो मुकेश अंबानी जो कि इंडिया के सबसे अमीर आदमी है वोट डाले, चाहे कोई एक डेली वेज लेबर वोट डाले जो कि दिन के 350 रुपए की दिहाड़ी पे काम करता है, दोनों के वोट की कीमत बराबर होगी। तो डेमोक्रेसी की सबसे पहली पहचान यह है जो कि इंडिया में है। बट ये हमेशा से ऐसा नहीं था फ्रेंड्स। मैंने पहले भी आपको बताया है कि पहले जो सरकारें चुनी जाती थी उसमें बहुत सारे लोगों को तो वोटिंग की परमिशन ही नहीं थी। जैसे कि आजादी से पहले भाई वुमेन कुछ समय देखिए, आजादी से पहले भी बहुत सारे लेवल्स है। बहुत पहले की अगर बात करें तो भाई वोटिंग का सिस्टम ही नहीं था। बाद में थोड़ा बहुत अंग्रेजी सरकार ने वोटिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, तो उस वोटिंग के सिस्टम में वुमेन वोट नहीं डाल पाती थी और केवल वो आदमी वोट डाल पाते थे जिनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ जमीन है और एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वो टैक्स भरते हैं। फिर कुछ दिन बाद कुछ स्पेसिफिक वुमेन्स को वोट डालने का अधिकार दिए गए। तो बहुत समय तक वुमेन्स को और ज्यादातर समय पे गरीबों को तो वोट डालने का अधिकार कभी था ही नहीं। केवल वो लोग वोट डाल रहे थे जो कि मर्द थे, आदमी थे, जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, जो लोग एजुकेटेड थे और कुछ हद तक टैक्स भरते थे। तो वुमेन, गरीब, प्रॉपर्टी लेस और अनएजुकेटेड लोग तो एक समय पे वोट ही नहीं डाल पाते थे। और अब आप देख सकते हो कि लिमिटेड फ्रेंचाइज हो गई, यहां पे लिमिटेड लोग वोट डाल रहे हैं, तो वो लिमिटेड लोग के हिसाब से पूरा देश चलेगा, जो कि गलत है। जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ दोस्तों, सबको वोट डालने की परमिशन दी गई ताकि जो भी नियम कानून बनेंगे उसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो सबके द्वारा चुने गए होंगे। ओके, तो ये बात है। गांधी जी की बात करें, सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए गांधी जी ने भी बहुत लड़ाई की है। गांधी जी एक जर्नल लिखते थे जिसका नाम था यंग इंडिया। यंग इंडिया गांधी जी पब्लिश करते थे। ठीक है, 1931 में गांधी जी ने बोला, देखिए पूरा लिखा हुआ, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज गॉट वेल्थ should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man. गांधी जी यहाँ क्या कह रहे हैं? गांधी जी सिंपल सी भाषा में यहाँ पे ये कह रहे हैं फ्रेंड्स कि ये सोच के मुझे बहुत अजीब लगता है कि हमारे देश में एक इंसान जो गरीब है, एक इंसान जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो दिन भर मेहनत करता है, उसको वोट डालने की आपने परमिशन नहीं दी है। समझ गए दोस्तों? तो गांधी जी ने भी एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है वोटिंग को यूनिवर्सल करने में, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के सिद्धांत को लाने में। ये जो यंग इंडिया नाम का जो जर्नल था, इसको वीकली पेपर कहते थे, हफ्ते में एक बार आता था और इसको मोहनदास करमचंद गांधी जी ने 1919 से लेके 1931 के टाइम पीरियड में पब्लिश किया है। एक और सिंपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैंने खत्म कर दी है यहाँ पे। अच्छा, एक दो चीजें और बची हैं। पहले हम लोगों ने एक शायद नोट छोड़ दिया, इस नोट को देख लेते हैं। वोट्स फॉर वुमेन, यहाँ पे देखिए लिखा है, दुनिया भर में दोस्तों कभी भी गवर्नमेंट ने अपने मन से किसी को पावर नहीं दी है, चाहे वो यूरोप के देश हो, चाहे वो यूएसए हो। भाई गरीबों को और वुमेन को आगे आना पड़ा है अपने हकों को मानने के लिए। यानी यूएसए जैसे कंट्री में भी एक टाइम पे वुमेन्स को वोटिंग की आजादी नहीं थी, वुमेन्स को एक लड़ाई लड़नी पड़ी, वहां के ब्लैक लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ी अपना हक मांगने के लिए। रोजा पार्कर की स्टोरी बताई थी ना मैंने आपको। और ये जो वुमेन का स्ट्रगल था ना अपने आप की बराबरी मांगने के लिए, वोट डालने की पावर मांगने के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत तेजी से आगे आया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब ये वुमेन के वोट डालने के अधिकार का मूवमेंट सामने आया तो उसको बोला गया वुमेन सफरेट मूवमेंट। सफरेट का मतलब होता है भैया वोट डालने का राइट होना, अधिकार होना, आजादी होना। अच्छा, ये क्यों, कैसे हुआ? जंग के टाइम पे ऐसा हो रहा था फ्रेंड्स कि बहुत सारे जो मेन थे वो वॉर लड़ने चढ़े गए थे।
तो एकदम से देखा गया था कि वुमेन ही वुमेन हर जगह नजर आ रही थी, मेन तो थे ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर मेन तो चले गए थे वॉर लड़ने के लिए। तो जब मेन एब्सेंट थे वहां पे, तो बहुत सारे वुमेन्स ने काम को अपने हाथ में लिया और उन्होंने अपने हाथ में लेके चीजों को करना शुरू किया। और जब वो मार्केट में उतर के उन्होंने चीजों को करना शुरू किया, तब लोगों को समझ में आया कि भाई जितना आदमियों के अंदर काबिलियत थी चीजों को करने की, उतना ही इन लेडीज के अंदर भी ताकत है चीजों को करने की। तो जो स्टीरियोटाइप्स प्रेजेंट थे ना सोसाइटी में कि भाई औरतें ये नहीं कर सकती, औरतें वो नहीं कर सकती, बाद में लोगों को पता चला कि औरतें सब कुछ कर सकती, इंक्लूड औरतें डिसीजंस भी लेने के लिए भी कैपेबल है। फिर द सफ्रेगेट्स डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन एंड टू गेट देयर डिमांड्स हर्ड बाय चेंज देमसेल्व्स heard that एक मिनट देखिए, the suffragettes demanded the right to vote for all women and to get their demands heard they changed themselves to reignings in public places। यानी कि जो सफ्रेगेट्स थे, और इस सफ्रेगेट्स में केवल वुमेन नहीं थी दोस्तों, कुछ मेन भी थे, कुछ एनलाइटेंड मेन भी थे जो वुमेन की वोटिंग पावर के हक में थे। तो इन लोगों ने अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए अपने आप को चेनों से बांध लिया, पब्लिक प्लेसेस में रेलिंग से बांध लिया। मतलब जो उस समय की सरकार थी, उस सरकार के सामने ये पब्लिक प्रोटेस्ट कर रहे थे एक नॉन वायलेंट तरीके से। तो बहुत सारे लोगों को जेल करी गई, बहुत सारे लोग हंगर स्ट्राइक्स पे चले गए। एंड में इनको ये हक दिए गए कि भैया अमेरिकन वुमेन को हक मिला राइट टू वोट का 1920 में, यूके में जो वुमेन थी उनको हक मिला 1928 में वोट डालने का। अब चैप्टर को खत्म करने से पहले फ्रेंड्स, सरकारों के कुछ काम होते हैं जो हम देख लेते हैं, जो जरूरी हैं। एक एक्सरसाइज की तरह यहां पे दे रखा है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा। कुछ ये एक्टिविटीज आपको करनी है जो आप खुद से करिए, यहाँ पे मैं नहीं करवा रहा हूँ, कुछ चीजें मैं आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ। हालांकि कहीं ना कहीं पे ये चीजें मैंने अपनी ज्योग्राफी और अलग अलग वीडियोस में करा रखी हैं। आगे देखते हैं। पहला है द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विद रशिया। ये चीज की ताकत किसके पास है? क्या लोकल गवर्नमेंट के पास है? क्या स्टेट गवर्नमेंट? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं फ्रेंड्स, फॉरेन रिलेशन से जो भी चीजें हैं, फॉरेन रिलेशन से अफेक्टेड सारी ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। फिर the decision of the government of West Bengal on whether to have board exam in class 8 for all government school by education से related है, स्टेट के पास ये ताकत है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि एजुकेशन यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, लेकिन ये जो आपका गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने डिसीजन लिया है, ये भाई स्टेट की पावर थी। फिर भाई दो नई ट्रेन चलानी है दिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में, किसके पास ताकत होगी? तो ट्रेन चलाने की ताकत रेलवेज आपकी सेंट्रल के पास है। ओके, एक कॉमनवेल्थ लेके आना है एक गांव के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो भाई किसी गांव के पर्टिकुलर एरिया की बात आ रही है तो या तो पंचायती राज आ जाएगा, पंचायती राज आ जाएगा तो लोकल लेवल की पावर हो गई। तो इस तरीके से एंड में देख लेते हैं। बाकी कुछ चीजें आप, ये दो चीजें आप खुद भी करने की कोशिश कीजिए। ये डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट बेस्ट चिल्ड्रन पार्क्स और डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इन हरियाणा टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी। आखिरी इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू 1000 रुपये नोट। तो भैया करेंसी इंट्रोड्यूस करने की ताकत तो हमेशा से ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ओके दोस्तों, अच्छा पॉलिटी से रिलेटेड जो भी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही ना दोस्तों, मैंने लक्ष्मीकांत की पूरी किताब समझा रखी है। अभी वीडियोस बना रहा हूं, मेरे ख्याल से कुछ महीनों में मैं उसको खत्म कर दूंगा। आप वहां पे चीजें देखिए, जब वो पॉलिटी की अगर लक्ष्मीकांत की आप सारी वीडियोस देख लेते हो, आपको कहीं कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पॉलिटी पूरी समझ में आ जाएगी। ये जो लाख लाख रुपए आप जाके देते हैं कोचिंग में, कुछ देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो और ये जो वीडियोस मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये हमेशा फ्री रहेंगी, इनके लिए आपको कभी कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर वीडियो और मेरे एफर्ट्स थोड़े भी पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को बस एक लाइक मार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें जो इस तरीके की वीडियोस की जिनको जरूरत है। आप बस मेरे लिए इतना कर दीजिए, यही गुरु दक्षिणा हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। कोरोना से बच के रहें।